दोस्तों, इतिहास दीपिका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो जैसा आपको पता है कि राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। राष्ट्र और वाद, यानी कि राष्ट्र के प्रति हमारा विचार, राष्ट्र के प्रति हमारा प्रेम, राष्ट्र के प्रति हमारा लगाव, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को राष्ट्रवाद कहा जाता है। तो आप देखेंगे राष्ट्रवाद में बहुत सारे अलग अलग चैन जुड़े हुए हैं, कड़ी जुड़े हुए हैं। तो आप इसमें देखिएगा, तो सबसे पहला जो भारत माता की एक पेंटिंग बनाई जाती है, अवनिंदर नाथ टैगोर, है ना, उनके द्वारा एक पेंटिंग बनाई जाती है 1905 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि भारत का जो तिरंगा होता है वह पहली बार 1907 ईस्वी में विकाजी कामा के द्वारा फहराया जाता है। ठीक है, और झंडा का जो डिज़ाइन है वह पी वेंकैया साहब के द्वारा किया गया था। अब आप देखेंगे इसमें कि ये आखिर जो राष्ट्रवाद है इसकी शुरुआत कैसे होती है। तो आपको पता होगा कि सबसे पहले अगर विश्व में राष्ट्रवाद की जो अवधारणा उभरी थी वह फ्रांस की क्रांति के पश्चात उभरी थी। ठीक है, और फ्रांस की क्रांति ने क्या किया, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं लोगों को अपने राष्ट्र के प्रति एक विचार को जोड़ने या बढ़ाने में मदद करता है। अब देखेंगे कि ये भारत में, आप छोटे से हिंट्स के तरह समझ सकते हैं, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उस समय 565 राजवाड़े हुआ करते थे। फिर उन लोगों को एक तरह संगठित करके एक राष्ट्र बनाया गया। आज आप लोग देखिएगा कि जब भी क्रिकेट होता है ना, जैसे अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा था, तो उसमें लोग किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे थे, किसी रिलीजियस के बारे में बात नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ बात कर रहे थे, किसके बारे में बात कर रहे थे? इंडिया के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, एक तरह से हमने पूरी तरीके से यूनाइट हो चुके थे। ठीक है, तो ये एक राष्ट्रवाद की आपको व्याख्या देखने को मिल सकती है। अब देखिएगा कि राष्ट्रवाद को की कड़ी को थोड़ा अगर हम जोड़ के देखते हैं 1857 के रिवॉल्ट से, तो जैसा आपको पता होगा कि ऐसे 10 जगह से, जैसे लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से आप देखिएगा जगदीशपुर से तो वीर कुंवर सिंह और उनके जो भाई थे अमर सिंह, ये लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ये लोग क्या कर रहे थे, अपने हिट्स के लिए लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे राज्य थे कि पूरे यूनाइट एक इंडिया के बारे में नहीं सोचे, सिर्फ वो अपने पर्सपेक्टिव के लिए सोचे। बहुत सारे आपको पता होगा किंगडम जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें साथ दे रहे थे। ठीक है, अब देखिए उपनिवेशवाद, ये तो राष्ट्रवाद की हमने आपको थोड़ी मोड़ी इंट्रोडक्शन बता दिया है। अब आप देखेंगे उपनिवेशवाद में गांधी जी का नेतृत्व। तो आपको पता होगा कि गांधी जी भारतीय समाज में जब आते हैं तो जितने भी अलग अलग प्रकार के किंगडम हो या लोग हो, उनको एकजुट करके एक मंच पर लेकर आना, है ना। और इसमें आप देखेंगे तो कांग्रेस का भी प्रयास कुछ था राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने में। तो जैसा आपको पता होगा, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो इसको एक टॉपिक वाइज देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध खिलाफत और गैर सहयोग आंदोलन के माध्यम से भी हमने क्या किया था, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने में मदद किया था। तो आपको पता होगा कि 1914 टू 1918 तक क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध चला था। उस प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों की भी मांग थी। अब जब भारतीय सैनिकों को बुलाया जा रहा था, है ना, उनको युद्ध करने के लिए भेजा जा रहा था, तो युद्ध करने से भेजा जा रहा था अलग अलग, जैसे आपको पता होगा तुर्की से रिवॉल्ट चल रहा था, है ना, अलग अलग कंट्री से थे। इसके कारण यहाँ पर देखेंगे राजनीतिक स्थिरता आती है, आर्थिक स्थिरता आती है, महामारी का भी आपको देखेंगे चालू हो जाता है, जिसमें बताया गया है कि 12 टू 13 मिलियन पीपल्स जो थे वह क्या होते हैं, डेथ कर जाते हैं, मर जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है, और इस युद्ध का आप देखेंगे तो ये भी निकलता है कि विश्व में, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आती है। अब सत्याग्रह का विचार, अच्छा देखिए, इससे पहले कि आर्थिक वृद्धि कैसे होगी, जब हम सेना को, जब हम जबरदस्ती लोगों को भर्ती करवा रहे थे, तो भर्ती करवा के उसको वेतन दीजिएगा, युद्ध लड़िएगा,
वेपन्स खरीदिएगा, नुकसान मतलब युद्ध में नुकसान भी होता है, ठीक है। तो नुकसान होने के कारण क्या हो जाता है कि बहुत सारे प्राइसेस बढ़ जाती हैं, बहुत चीज़ों की कीमतें क्या होती है, बढ़ जाती है। तो उनकी कीमत बढ़ने के कारण भी ये आर्थिक मंदी आ गई। अब सत्याग्रह का विचार देखिए। सत्याग्रह जो होता है वो दो शब्द का होता है, शक्ति और सत्य पर अटल होना। तो जब गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौट रहे थे, तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे 1915 में। कब लौटे थे? 1915 में। इससे पहले आप देखिएगा कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में भी जब वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, ट्रेन से जा रहे थे, तो वहां भी उनके साथ नस्लवादी जो मतलब भेदभाव था, है ना, कलर्स को लेकर के, तो उन्होंने वहां भी नस्लवादी शासन के विरुद्ध एक जन आंदोलन चलाया, ठीक है। जब वह भारत में 1915 में आते हैं, तो यहाँ पर एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है राम गोपाल कृष्ण गोखले। क्या होता है उनका नाम? गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये साहब क्या करते हैं कि इनको गांधी जी को इनवाइट करते हैं कि आप आइए हमारे बिहार में, चंपारण में, और यहाँ पर जो किसानों की जो दयनीय स्थिति है उसके बारे में आप बात करिए, मुद्दा उठाइए, सरकार से बात करिए। तो गांधी जी 1917 में चंपारण जाते हैं, ठीक है। चंपारण जाते हैं और वहां पे ये चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करते हैं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करने के पीछे का कारण था कि जबरदस्ती वहां के किसानों से ना नील की खेती करवाई जाती थी, इंडिगो फार्मिंग करवाई जाती थी। इसमें 3 कठिया सिस्टम प्रणाली था। 3 कठिया सिस्टम क्या होता है? 20 कट्टा का प्लॉट है, उसमें से एक जो भाग है, एक में आपको क्या करना होगा? नील की खेती करनी होगी। तो जिसके कारण फसलें बर्बाद हो रही थी, मिट्टी की उपज जो फर्टिलिटीज है वह कम होते जा रही थी। तो गांधी जी ने सबसे पहली बार भारत में अगर कोई सत्याग्रह स्टार्ट किया था तो वह चंपारण सत्याग्रह था। इसके बाद गांधी जी 1918 में गुजरात की ओर मूव करते हैं और वहां पे वह 2 सत्याग्रह चलाते हैं। एक होता है खेरा का सत्याग्रह और दूसरा होता है अहमदाबाद मिल में मजदूर की हड़ताल, ठीक है। तो गांधी जी खेरा में क्या करते हैं, वहां भी देखिए जब फसल खराब होने लगते हैं, और फसल खराब होने के बावजूद भी वहां का जो अंग्रेज होते हैं, यानी कि जो सरकारें होती है वहां की, वो उनसे टैक्सेस बोलते हैं कि तुम क्या करो, टैक्स पे करो। तो जब पीजेंट के पास एनफ पर्याप्त मनी नहीं होगा, उनके पास फसलें नहीं होंगी, न उनके पास फसल होगी, न वो बेच पाएंगे और न वो टैक्स दे पाएंगे। लेकिन जबरन ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रहा था कि तुम हमें क्या दो, वो टैक्स दो। तो इस सिचुएशंस में किसान जो है हड़ताल करने लगे, ठीक है। और अहमदाबाद में तो पता ही है कि मजदूर जो है काम कर रहे होते हैं, श्रमिक वर्ग होते हैं वह काम कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो उनको जो पेमेंट दिया जाना चाहिए था, जो उनकी वेतन बनती थी, वह अच्छी नहीं थी, ठीक है। जिसके खिलाफ गांधी जी अहमदाबाद में इस सत्याग्रह का आयोजन करते हैं। फिर आप देखेंगे कि एक वक्त आता है रॉलेट एक्ट 1919 को। तो इसको क्या किया जाता है, इस रॉलेट एक्ट को लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास करवा लिया जाता है, विधायी परिषद से इसको पास करवा लिया। और सरकार जो है, ये जो रॉलेट एक्ट है, इसका मेन उद्देश्य था कि कोई भी राजनीतिक आंदोलन को बढ़ने नहीं दिया जाएगा भारत में। जैसे ही कोई भी राजनीतिक आंदोलन हो, या फिर स्वतंत्रता का आंदोलन हो, या फिर 1857 की जैसी कोई भी क्रांति दोबारा भारत में हो, तो उसको क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, है ना। तो आप समझोगे कि कितनी सारी शक्तियां जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटेन पार्लियामेंट ने सौंप दी थी। अब इसमें एक और बात थी कि बिना मुकदमे को जेल, यानी कि मान के चलिए सपोज डैट कि आप लोग कोई भी हो, इसमें से एक अगर ब्रिटेन के खिलाफ यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आप कुछ षड्यंत्र कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, तो अगर ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है उसको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपको उठा ले जाएंगे और 2 साल की आपको जेल हो जाएगा। कितने सालों की जेल?
2 सालों की जेल हो जाएगा। इसी को देखते हुए 6 अप्रैल को अमृतसर के जो लोग थे वह आंदोलन करना या हड़ताल करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और अमृतसर से ही आप देखेंगे कि वहां के जितने भी नेताओं थे पुलिस ने उनको अब गिरफ्तार करना चालू कर दिया और गांधी जी को तो जाने नहीं दिया जा रहा था। फिर देखेंगे कि 10 अप्रैल को अमृतसर पुलिस ने क्या किया जाता है, एक बैठक चल रही थी, लोग अमृतसर में बैठे हुए थे, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वहां के पुलिस क्या करते हैं, उस जुलूस पर गोली चला देते हैं। गोली चलाने के बाद आप देखोगे कि उसमें बहुत सारे लोग मर जाते हैं। मरने के बाद आप देखेंगे कि अब भीड़ वगैरह ज़्यादा, आक्रोश लोगों में ज़्यादा बढ़ गया, तो आक्रोश ज़्यादा बढ़ गया तो मार्शल लॉ लग गए। तो मार्शल लॉ जैसे ही लगते तो वहाँ पे जितनी भी सारी कमान होंगे अब वो कौन संभाल लेंगे, तो वो अब सारे के सारे कमान संभाल लेंगे आपके जनरल डायर। ठीक है, अब जनरल डायर कमान संभाले। अब एक अमृतसर में एक फेस्टिवल, मतलब पंजाब में एक फेस्टिवल होती है, पोंगल या शायद वही लोहड़ी है या पोंगल, इसी तरह का फेस्टिवल होता है। अब इस फेस्टिवल में आप देंगे, सॉरी पोंगल तो वहाँ का है, लोहड़ी ही है। तो आप देखेंगे कि जो फेस्टिवल हो रहा था, इस फेस्टिवल में लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से, जलियांवाला बाग अमृतसर में ही पड़ता है, वहाँ पे लोग बैठ के अपना मस्त एंजॉयमेंट कर रहे थे। ठीक है, अब इसके बाद आप देखोगे कि 13 अप्रैल को जनरल डायर क्या करता है, उस जलियांवाला बाग में जितने भी लोग आए हुए थे उन सब पर क्या किया जाता है, गोली चलाने का आदेश दे दिया है ना, गोली चलाने का आदेश क्या करता है, दे दिया जाता है। अब जिसके बाद मार्च 1919 में बंबई में खिलाफत समिति का गठन, आपको पता होगा कि यही अभी खिलाफत जो 1920 में इसके पैरेलल चला था, असहयोग आंदोलन के पैरेलल चला था, उसकी जो नींव है वह नींव रखेंगे आपके मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि अली बंधु आपको क्या करेंगे, खिलाफत आंदोलन का एक गठन तैयार करेंगे। अच्छा, एक संगठन तैयार क्यों किए थे ये लोग, तो आपको पता होगा संगठन तैयार करने का पीछे का कारण है 1914 टू 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो प्रथम विश्व युद्ध में ये आपके हार जाते हैं। तुर्की वाला जो था उसमें ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाता, वहां पे खलीफा हुआ करता था। ठीक है, तो उनको मानना था कि ये जो है पूरे, एक तरह से आप देखोगे तो हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी को भी बरकरार रखने का, मुस्लिमों के जो ये जो खलीफा है, ये लोग मतलब तुर्की के जो सम्राट थे ऑटोमन साम्राज्य के, ये उनको अपना नेता मानते थे। तो इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी भारत में उसी के पैरेलल क्या करेंगे, आंदोलन चलाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, खिलाफत संगठन को तैयार करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हार जाता है, उसके साथ एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ सेर्वे की ट्रीटी, है ना, ट्रीटी ऑफ सेर्वे। ठीक है, और आपको पता है कि 1924 में खलीफा का जो पोस्ट होता है वह समाप्त कर दिया जाता है। खलीफा का पोस्ट क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। अब यानी कि तुर्की में कोई भी खलीफा नहीं रहेंगे, खलीफा नहीं रहेंगे। तो अब खलीफा जो है 1924 में खत्म हो गए, और खलीफा के पोस्ट को खत्म करने वाले व्यक्ति का नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा। क्या नाम था, मुस्तफ़ा कमाल पाशा जो थे खलीफा के पोस्ट को खत्म कर देते। और याद रखिएगा अंतिम जो खलीफा थे वह थे अब्दुल मेजीद सेकेंड। कौन थे, अब्दुल मेजीद सेकेंड जो थे वो आपके तुर्की ऑटोमन एम्पायर के लास्ट खलीफा थे, जिनका नाम था अब्दुल मेजीद सेकेंड। और यहां से 1924 में क्या होता है, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है खलीफा का पोस्ट, किसके द्वारा, मुस्तफ़ा कमाल पाशा के द्वारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो मेन उद्देश्य था, गांधी जी के साथ मिलकर के संयुक्त जन आंदोलन पर चर्चा आरंभ करना या जन आंदोलन को चलाना। तो आप देखेंगे कि 1920 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन आरंभ होते हैं।
अच्छा, ये है वाई नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन ही क्यों। तो देखिए, असहयोग आंदोलन गांधी जी ने अपनी उनकी एक पुस्तक थी हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखा था। इसमें बताया था कि ब्रिटिश शासन जो है, जो भारत में चल रहा है, वो भारत में ब्रिटिश शासन का चलने के पीछे का कारण खुद भारतीय ही हैं। अगर भारतीय चाह जाए तो ये ब्रिटिश शासन क्या हो जाएगा, यहाँ से खत्म हो जाएगा। इसी को लेकर के इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन को आगे किया, चलाया। असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था सरकार के द्वारा किए गए खिताबों को त्यागो। मतलब जैसे आप देखेंगे ना, अलग अलग खिताब दिए हुए थे, जैसे सर रविंद्रनाथ टैगोर हो गए, किसी को सर की उपाधि दे देना, जैसे राजा राम मोहन राय को उपाधि देना, ठीक है। तो अलग अलग जो उपाधियां थी, इनको क्या करना, त्याग देना। और जितने भी लोग सिविल सेवाओं में थे, अदालतों में थे, स्कूल थी, सेना था, पुलिस था, विधान परिषदें थे, विदेशी वस्तुओं था, इन सब का बहिष्कार करना। अगर हम इन सब का बहिष्कार करेंगे, इन सब को अगर हम त्यागेंगे, तो ऐसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो रीढ़ है वह कमजोर पड़ जाएगी और वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो गांधी जी की ये सोच बहुत अच्छी थी और हम लोग बहुत हद तक देखेंगे तो इसमें सक्सेसफुल हो भी गए थे। लेकिन एक इंसिडेंट के कारण से क्या होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। और वो इंसिडेंट आपको भी पता होगा, 1922 का है ना, चौरा चौरी कांड। अब देखेंगे 1920 में गांधी जी और शौकत, यही अली बंधु है ना, शौकत अली का एक जन समर्थन जुटाना था। भारतीयों को एकजुट करना था, चाहे वह हिंदू हो मुस्लिम हो, तभी एकजुट से सब जितने भी लोग एक साथ जुड़ेंगे तो एक बहुत बड़ा मंच तैयार होगा। तो इसमें क्या होता है, कांग्रेस के बहुत सारे सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन बहुत सारे पार्टिसिपेट भी किए, बहुत सारे इस प्रस्ताव से चिंतित भी थे। इसी चिंतित का परिणाम होता है कि क्यों हुए, मतलब बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे वह चिंतित होने के पीछे का कारण था कि नवंबर 1920 में क्या था, 1920 में परिषद का चुनाव था। तो अगर ये लोग इसका बहिष्कार कर देंगे, तो बहिष्कार करने से लोग हिचकिचा रहे थे, कुछ दंगा हो जाए या फिर कुछ हो जाए, इसलिए लोग हिचकिचा रहे थे। लेकिन दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस सत्र, यानी कि 1920 में आप देखेंगे कि कांग्रेस सत्र की बैठक होती है और इसमें कुछ सक्षम थे, कुछ असक्षम थे, कुछ एग्री थे, कुछ डिसएग्री थे। तो लोग मिलकर के दिसंबर 1920 में बोलते हैं कि ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, असहयोग आंदोलन की शुरुआत करते हैं। और इस तरह से दिसंबर 1920 को नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।